1947 में विभाजन के बाद हमने पाकिस्तान को 63 करोड़ रुपए दिए थे। काश कि वो उस समय नहीं दिए होते। तो आज इस पेंडेमिक में हम वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल्स और पीपीई किट्स के लिए वो पैसा यूज कर सकते थे। जानता हूं कोई लॉजिक नहीं था मेरी बात का, पर ऐसा ही कुछ लॉजिक वामपंथी लेफ्टिस्ट आकाश बाबू ने लगाया। पिछले साल अप्रूव हुआ रेनोवेशन ऑफ एंटायर सेंट्रल विस्टा ऑफ लुटियंस दिल्ली को आज के पेंडेमिक से लिंक कर दिया। मतलब जो प्रोजेक्ट पिछले साल अप्रूव हो चुका है उसको आज की महामारी से लिंक कर दिया। अरे यही तो इनकी स्ट्रेटेजी होती है। लोगों के दिमाग में क्या है ना, इन्फेक्शन डालो और ढाल किसे बनाओ, गरीब लोगों को। अब अपने ही वीडियो में आकाश बाबू के कई सारी बातें इलॉजिकल हैं। साथ ही साथ आकाश बाबू ने इसके फायदे क्या होंगे वो भी नहीं बताए हैं। तो चलिए उन पे बात करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा पर पूरा जरूर देखिए। इन्हें पार्लियामेंट पूरा नया चाहिए, न्यू पार्लियामेंट, ब्रांड न्यू, वो भी कस्टमाइज्ड। इस साल 20 मार्च को इसके लिए लैंड भी अप्रूव हो गई है और इतनी जल्दी डिलीवरी डेट भी तय हो चुकी है। 2024 तक पूरा का पूरा सेंट्रल विस्टा बदल के नया बन जाएगा, एकदम न्यू सा, और इस पे बहुत जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। पार्लियामेंट बिल्डिंग न्यू होने के फायदे भी तो बता देते आकाश बाबू। फ्यूचर में दोस्तों चांसेस है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एरिया साइज रिड्यूस किए जाएंगे, क्योंकि एक एमपी एवरेजली 2.3 मिलियन यानी 23 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है आज की डेट में। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ेंगी एंड हेंस नंबर ऑफ एमपीज भी बढ़ेंगे। या फिर मानकर चलिए आने वाले समय में यानी फ्यूचर में पार्लियामेंट का नंबर बढ़ाया जाएगा 1/3 से, क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन लाया जाएगा। तब इंडिया में एक अनुमान के हिसाब से बताया गया है कि टोटल 700 एमपीज होंगे और करंट लोकसभा कैन नॉट सीट दैट मेनी विथ 100% अटेंडेंस। अभी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग आप देखते हैं ये 1927 में बनाई गई थी, तो उस समय के हिसाब से इसमें सीटिंग्स हैं। और आज के समय पार्लियामेंट में acute shortages of offices and chambers है for MPs to operate। सोचो जब नंबर बढ़ेगा तब ये इसके क्या हालात रहेंगे। इसीलिए द गवर्नमेंट ने तय किया है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाए और इन सारे ही पॉइंट्स को कंसिडर किया जाए, तो ये रहेंगे इसके बेनिफिट। पता किया गया है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो होगी उसमें 900 to 1200 एमपीज की सीटिंग कैपेसिटी भी होगी। किलोमीटर लंबे राजपथ पर एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होगा और सेम सरकारी बिल्डिंग्स टूटेंगी और दोबारा बनेंगी। दोस्तों कॉमन सेक्रेटेरिएट के भी फायदे हैं जो ये नहीं बताएंगे। सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग को एक ही एरिया में लाया जाएगा, तो पुटिंग ऑल सेंट्रल ऑफिसेज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी से कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स इंप्रूव होगा। उन प्रोजेक्ट्स के लिए खास करके जहां जो 2-3 डिपार्टमेंट्स मिलकर काम कर रहे होते हैं। इस वक्त सरकार कुल मिलाकर 1000 करोड़ तक हर साल खर्च करती है एज अ रेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफिसेज स्प्रेड अक्रॉस नेशनल कैपिटल। सिंगल सेक्रेटरीट से ये पैसा भी बचेगा। पार्लियामेंट को म्यूजियम बनाने की भी बात रखी गई है। ये भाई ये बात सही है। इंडिया में अब डेमोक्रेसी को म्यूजियम में रखना ही बेटर होगा। क्योंकि आकाश बाबू की चॉइस की गवर्नमेंट नहीं बनी, पप्पू प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाया, इनकी राजमाता का सपना पूरा नहीं हो पाया, तो 5 साल का प्रोपेगेंडा इनका सब 23 मई को 2019 को फेल हो गया, तो डेमोक्रेसी म्यूजियम में रखने लायक हो गई। पर उसी डेमोक्रेसी से बीजेपी जब दिल्ली झारखंड हार जाती है तो डेमोक्रेसी एट इट्स बेस्ट हो जाती है। भाई देखो, व्हाई शुड द राष्ट्रपति हैव ऑल द फन? और शौक भी तो बड़ी चीज होती है। और शौक इसलिए भी क्योंकि अगर आप प्राइम मिनिस्टर के स्थायी निवास की अगर आप बात करें, 7 लोक कल्याण मार्ग, वहां ऑलरेडी एयरपोर्ट के लिए टनल है, हेलीपैड है, बुलेट प्रूफ पैसेजवेज है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स है, सारी सहूलियतें हैं। और सिक्योरिटी गर्ल्स हॉस्टल के लिए काफी ना हो लेकिन प्रधानमंत्री के रेजिडेंस के लिए ऑलरेडी काफी है। इसके बावजूद राजपथ पर घर क्यों चाहिए सुप्रीम लीडर को? आप समझ लीजिए। Seriously, what the f are you doing? मैंने आपको बताया था ना आकाश बाबू का इंटेलेक्चुअल लेवल। राफेल डील 2016 में हुई है, पहला राफेल आएगा 2020 में, तो क्या वो आउटडेटेड नहीं हो जाएगा? अब आप सोचो प्रोजेक्ट खत्म होगा 2024 में, मतलब मोदी जी का टेन्योर लगभग खत्म हो चुका होगा। पर आकाश बाबू के हिसाब से मोदी जी अपने लिए रेसिडेंस राष्ट्रपति भवन के पास शिफ्ट करवा रहे हैं या बनवा रहे हैं। चलो मैं कॉन्फिडेंट हूँ 2024 में बीजेपी फिर जीतेगी, पर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे
कंटिन्यू करेंगे या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एज फैक्टर है। एज फैक्टर बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। चलो 1% ये भी अज्यूम करते हैं कि कोई और जीतता है 2024 में और कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो पीएम रेसिडेंस किसके लिए बनाया जा रहा है? मोटा माटी बात यह है कि मोदी जी जानते हैं 2024 के बाद किसी भी सर्कमस्टेंसेस में उनके पीएम बने रहने के चांसेस कम है, फिर भी पीएम रेसिडेंस को राष्ट्रपति भवन शिफ्ट करवा रहे हैं। अब आप बताओ क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है मोदी जी का इसमें? कुछ और छोटे मोटे सवाल भी उठते हैं इस 20,000 करोड़ एंड काउंटिंग के प्रोजेक्ट पर, जैसे कि बिडिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं थी, इतना बड़ा काम इतनी जल्दी में क्यों किया जा रहा है, क्या हेरिटेज बिल्डिंग्स को डिमोलिश करना सही है, ग्रीन कवरेज जो खत्म हो जाएगा उसको रिप्लेनिश कैसे होगा, उस एरिया का क्या जो पब्लिक स्पेस था और अब जो नेता स्पेस बन जाएगा। आकाश बाबू के कहने से बिडिंग प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं थी, वहां इन्होंने देखा था ना बिडिंग प्रोसेस। ये एलिगेशन तो ये हर चीज पे लगाते हैं कि बिडिंग प्रोसेस कभी सही हुई ही नहीं है, कोई प्रोजेक्ट जल्दी क्यों किया जा रहा है। नहीं, कांग्रेस की तरह डिसीजन लेना चाहिए और फिर सालों साल ठंडे बस्ते में रख देना चाहिए, जैसे स्लम्स का रीडेवलपमेंट होगा पर प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में है, गरीबी हटाई जाएगी पर प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में है। ग्रीन कवरेज की याद आ जाती है इन लोगों को अपने एसी स्टूडियोज रूम्स या फिर 4 व्हीलर चलाते हुए। वो बात अलग है कि कोर्ट में 6 मई को इस पर डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि 2 PIL डाली गई थी। पहला हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया ग्रीन कवर को लेके वाले पॉइंट को लेकर, तो अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है। पर आकाश बाबू ने तो वर्डिक्ट ही सुना दिया, फैसला ही सुना दिया। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि एवरी आइकॉनिक हेरिटेज बिल्डिंग विल बी एग्जैक्टली देयर वेयर दे आर राइट नाउ। कोई पब्लिक प्लेस पर नेताओं के घर नहीं बन रहे हैं। इनफैक्ट 2017 में नितिन गडकरी जी ने कहा था कि नेताओं के लिए बंगलों की जगह 6000 से 8000 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स बनाने चाहिए। काफी पैसा बचता है इससे, क्योंकि बंगलों का मेंटेनेंस का खर्चा ज्यादा होता है कंपेयर टू फ्लैट्स। फर्दर हर बंगलों की सिक्योरिटी वॉच पर ज्यादा पैसा खर्चा होता है कंपेयर टू बिल्डिंग में एक सिंगल कॉमन सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो सारे फ्लैट्स को सिक्योरिटी देता है। ये कह रहा था कि सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट में लगभग 20,000 करोड़ की लागत आएगी, 20,000 करोड़ रुपीस ओनली। इस लागत से और क्या हो सकता था? अब इस सवाल का जवाब आपको 9 PM न्यूज़ पे तो नहीं मिलेगा, तो हमने कहा कि हम ही आपको बता देते हैं। इस पैसे से हम लगभग 7 लाख ICU वेंटिलेटर्स और 13.3 लाख पोर्टेबल वेंटिलेटर्स खरीद सकते हैं, वही वेंटिलेटर्स जो हमें कोरोना की मार से और सीरियस बीमारी से बचा सकती हैं। इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है जब उसने स्टे लगाने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि नो वन विल बी डूइंग एनीथिंग ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। और ये सही बात भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने सारे प्रोजेक्ट इस वक्त स्टॉल कर दिए हैं, एक तरीके से हॉल्ट पर कर दिए हैं। अरे लॉकडाउन है भैया, मेट्रो प्रोजेक्ट से लेकर न्यू रेलवे प्रोजेक्ट तक सब हॉल्ट पर हैं इस वक्त, क्योंकि पहले इस महामारी से बचना है, ये गवर्नमेंट की प्राथमिकता है। और ये इररेलेवेंट इलॉजिकल बात है। मतलब सरकार ने जब पिछले साल इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, तब क्या सरकार को सपना आया होगा कि पेंडेमिक हमें झेलना पड़ेगा? और आज भी सरकार ने कब कहा कि मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के पैसे उसके पास नहीं है? चलो सरकार छिपा नहीं रही है, लेकिन जैसे जैसे वेंटिलेटर PPE किट्स प्रोक्योर हो रहे हैं उसकी पेमेंट तो की जा रही है ना। शॉर्टेज इसलिए है क्योंकि अचानक से आई इस महामारी में रिक्वायरमेंट 200% से भी ज्यादा बढ़ गई है। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन होता जा रहा है, सरकार प्रोक्योर करती जा रही है और पेमेंट्स करती जा रही है। ये वाली रिपोर्ट आकाश क्यों बताएंगे? फिर 9 PM वाले बताएं तो ये लोग चिढ़ जाते हैं कि तारीफ क्यों कर रहे हैं मोदी की या मोदी गवर्नमेंट की। सेंट्रल विस्ता नहीं, माइंड यू, आपके टैक्स मनी, मेरे टैक्स मनी से कई और ऐसी वैनिटी प्रोजेक्ट्स चल रही हैं, जैसे कि 3,500 करोड़ का शिवाजी स्टैचू, 2,500 करोड़ का प्रपोज्ड राम स्टैचू और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन और ऐसे ना जाने कितने और वैनिटी प्रोजेक्ट्स के हजारों करोड़ रुपए अगर हम हेल्थ केयर और एजुकेशन में डाइवर्ट कर दें तो। No! God, please, no! 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 मैंने कहा ना, सेल्फ प्रोक्लेम इंटेलेक्चुअल हैं ये, जो इतना नहीं जानते कि हर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। टूरिज्म, रेल नेटवर्क, मेट्रो प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। साथ ही साथ सरकार स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हेल्थ सेक्टर के लिए भी अलग से बजट अलॉट करती है। इसको ओवरऑल डेवलपमेंट बोलते हैं, जो दुनिया के हर देश करते हैं। पर आकाश बाबू जैसे बिना सर पैर के आपको बताएंगे कि सब कुछ पैसा वेस्टेज है, सारा प्रोजेक्ट्स वेस्टेज है और सारा पैसा उठा के हमें सिर्फ हेल्थ सेक्टर में लगा देना चाहिए। ये चिंता इन्हें 2014 से पहले नहीं होती थी। उसके पहले CWG विलेज, एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, मुंबई
मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट, मोनो रेल प्रोजेक्ट मुंबई, स्टेडियम्स, क्रिकेट ग्राउंड, रैपिड मेट्रो बन रहा था, तब नहीं याद आ रहा था इनको कि हेल्थ सेक्टर का क्या होगा। डोर बनाया था और प्री बिड मीटिंग के दौरान जब सारी आर्किटेक्चरल कंपनीज ने सीपीडब्ल्यूडी से ये गुजारिश की कि भाई देखिए आप एक ओपन डिजाइन कंपटीशन रखिए, उसके बेसिस पे आप फर्म को चूज करिए, तो ये एक कंपनी थी जिसने ओपन डिजाइन कंपटीशन लेटर पर साइन नहीं किया और इसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। नहीं समझे? ज्यादा जार्गन हो गया। वाह, मतलब बाकी फर्म्स ये ओपन डिजाइन कंपटीशन रखना चाहती थी और एचसीपी डिजाइन नहीं अग्री कर रही थी, तो इसका मतलब हो गया ट्रांसपेरेंसी नहीं थी बिडिंग प्रोसेस में। वाह रे लॉजिक, ओपन डिजाइन कंपटीशन की बात सरकार ने कभी नहीं की थी, ये तो बाकी बिडर्स ने किया। सब ने अपने प्रपोजल सबमिट किए और एचसीपी जीत गई कंसल्टेंसी बिड। पर हम तो शक करेंगे क्योंकि गुजरात की है एचसीपी। वो बात अलग है कि एचसीपी ने प्रीवियसली साबरमती रिवर फ्रंट, सेंट्रल विस्टा एट गांधीनगर, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर काम किया है, तो हम उस सब को किनारे रख देंगे और सिर्फ शक करेंगे। मतलब कोई भी फर्म गुजरात की होगी तो भले वो बिड ठीक तरीके से या ट्रांसपेरेंसी जीती हो, हम उस पर शक करते रहेंगे। बाकी बिडर्स तो बेवकूफ हैं जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी हुई नहीं है ना। सिर्फ आकाश बाबू को सब कुछ पता है। अरे पैसे तो तब देंगे ना जब होंगे। पीएम केयर्स के डोनेशन से तो काम चल रहा है, सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी कट रही है, उनके अलाउंसेस रोके जा रहे हैं, एक एक करके ऐसे पैसे जोड़े जा रहे हैं। पता नहीं वो स्विस 15 लाख रुपए लगा देते इस पे। और तो और सेंटर पहले से ही स्टेट्स के 30,000 करोड़ रुपए के उधार में चल रही है और कई रिपोर्ट्स ऐसी कह रही है कि सेंटर के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे बेवकूफ, 15,000 करोड़ और 1.4 लाख करोड़ भूल गए क्या? किसे बेवकूफ बना रहे हो? पीएम केयर का कौन सा अमाउंट यूज किया गया है अब तक, ये भी बता दो। डोनेशन फ्यूचर में यूज किया जाएगा जब एक्सट्रीम जरूरत होगी। और स्टेट्स को कितना पैसा दिया गया है ये मैंने पहले अपने पिछले वीडियो में बताया है, आप खुद देख लीजिए, मैं आपको सुना देता हूँ। लाख करोड़ का पैकेज राहत पैकेज नहीं लगता है। इसके अलावा 3 अप्रैल को सेंटर ने 17,287 करोड़ डिफरेंट स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था टू फाइट कोरोना वायरस। 9 अप्रैल को 14,103 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स रिलीज किया गया था। 20 अप्रैल के आसपास सेंटर ने 46,038 करोड़ एज अ स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस रिलीज किया और ये कह रहे हैं कि सरकार स्टेट्स को पैसा नहीं दे रही है। अब किसी ने ज्ञान दिया होगा कि सेंटर के पास बिल्कुल पैसा नहीं है और आकाश बाबू ने बिना सोचे समझे अपने वीडियो में बोल दिया जैसे 5 साल में सब गरीब हो गए। 5 साल में इतने गरीब हो गए लोग कि 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट भी नहीं खरीद पा रहे थे। मतलब ऐसा नैरेटिव भी तो चला था एक समय इन लोग का। देखो दोस्तों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन लाल चड्डी वामपंथी लेफ्टिस्ट को मोदी सरकार के हर प्रोजेक्ट स्कीम को अपोज करना है। अपोज की ऊट पटांग तर्क देंगे ये। और हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है तो हमें रेल, रोड, वाटरवेज, एयरवेज, टूरिज्म सब पर कोई खर्चा करना ही नहीं चाहिए, बस हेल्थ सेक्टर पर ही सारा पैसा लगा देना चाहिए। यही तो होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। ऐसा ये नैरेटिव बनाते हैं। इनको पता ही नहीं कि ओवरऑल डेवलपमेंट तब होता है देश का जब हर चीज में इक्वली बजट अलॉट किया जाए और वो सरकार करती है। दोस्तों, सरकार ने 20,000 करोड़ अभी तक नहीं निकाले हैं, कोई रीडेवलपमेंट के लिए नहीं निकाले। जाहिर सी बात है कोविड-19 के चलते हुए इस प्रोजेक्ट को अभी हॉल्ट किया गया है। ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और कहीं भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, सरकार ने नहीं कहा है कि हमारे पास हेल्थ सेक्टर के लिए पैसा नहीं है। लोगों से डोनेशन मांगना भी अब इन लेफ्टिस्टों को गलत नजर आने लगा, जो खुद पेट्रियन बनिए हमारा, हमें पैसे डोनेट करिए करते रहते हैं अपने यूट्यूब पे, क्योंकि इन्हें विरोध करना है इस सरकार का। कुछ चीजें हर देश पैसे के लिए नहीं, प्राइड के लिए करता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर राम स्टैच्यू तक प्राइड के लिए किया जा रहा है। इन पर जो खर्चा हो रहा है वो बेफिजूल इसलिए नहीं है क्योंकि उस एरिया का टूरिस्ट स्पॉट बनने से लोकल लोगों को बहुत फायदा होता है इन टर्म्स ऑफ होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउसेस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एटसेट्रा एटसेट्रा। पर क्या है ना, मोदी सरकार है तो सब वेस्टेज ऑफ मनी है। कांग्रेस होती तो CW विलेज की तारीफ जैसे ये लोग करते वैसे ही हर प्रोजेक्ट की ये लोग तारीफ करते फिरते हैं। और अगर हमारा हेल्थ सेक्टर इतना खराब है तो उस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो जो 62 साल से राज करने के बाद भी
हमारे देश के हेल्थ सेक्टर की ये हालत कर रखी है और तुम्हें चाहिए 6 साल में सब सुधर जाए। वाह रे कांग्रेसियों गुलामों, ऐसा नहीं है कि पहली बार गवर्नमेंट सर्वेंट से पैसा लिया गया। 1962 और 71 में गवर्नमेंट पास द कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम which mandated all taxpayers including government employees to deposit up to 18% of their salaries in funds for 3 to 5 years। ये बात आपको नहीं बताया जाएगा। खैर ये सब तो चलता रहेगा। आप स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।